बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव अपनी इस ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपके जो पाठ्यक्रम का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भू संतुलन, जिसको हिंदी में समस्थिति के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भू संतुलन या समस्थिति, इंग्लिश में इसको आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न, बड़ा निबंधात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या लघु प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न लिखा रहा हूँ मैं आपको। जो पूछने का तरीका होता है, भू संतुलन या समस्थिति क्या है? एरी एवं प्राट के विचारों की व्याख्या कीजिए। भू संतुलन या समस्थिति क्या है? एरी एवं प्राट के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वस्तुतः भू संतुलन क्या है, जो आइसोस्टेसी है ये क्या है, किसे कहते हैं। इसके बाद भू संतुलन सिद्धांत का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में लोगों का यह ध्यान आकर्षित हुआ कि आइसोस्टेसी क्या होता है, और उसके बाद एरी के विचार और प्राट के विचार अलग अलग पढ़ेंगे और उसकी तुलना करेंगे। सबसे पहले देखिए भू संतुलन क्या है, या भू संतुलन की परिभाषा या भू संतुलन का अर्थ। अंग्रेजी शब्द आइसोस्टेसी ग्रीक शब्द आइसोस्टेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संतुलन होता है। भौतिक व यांत्रिक स्थिरता की वह दशा जो पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भूभागों, पर्वत पठार मैदान तथा गहराई में स्थित भागों, महासागर और सागर के मध्य पाई जाती है, जिसमें पृथ्वी के नीचे ऊंचे नीचे भाग संतुलन की अवस्था में है, इसे ही समस्थिति कहते हैं। भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन द्वारा किया गया। देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि पृथ्वी है, उसके ऊपर कुछ भूभाग हैं जो ऊपर उठे हुए हैं, जैसे पर्वत पठार और मैदान, जबकि गहराई में कुछ भूभाग हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच है, वो महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो इनके मध्य जो यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है, उसे भू संतुलन कहा गया है। ऊपर स्थित भूभाग हैं और गहराई में स्थित जो भूभाग हैं, वो एक निश्चित नियम द्वारा बंधे हुए हैं। यांत्रिक स्थिरता की या भौतिक स्थिरता की जो दशा है, इसे ही भू संतुलन कहा गया है। अतः निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित भूभागों, जैसे पर्वत पठार मैदान तथा गहराई में स्थित भूभाग के मध्य पाई जाने वाली भौतिक एवं यांत्रिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन कहा जाता है। अमेरिकी विद्वान थे डटन, उन्होंने 1889 में आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भू संतुलन सिद्धांत का जन्म कैसे हुआ? 1855 ईस्वी में गंगा सिंधु मैदान में अक्षांश निर्धारण के दौरान हिमालय के गुरुत्वाकर्षण में विसंगति दिखाई दी। गुरुत्वाकर्षण की इस विसंगति के फलस्वरूप भू संतुलन सिद्धांत का जन्म एवं विकास हुआ। भू संतुलन सिद्धांत के आधार। भू संतुलन का सिद्धांत दो प्रकार के पर्यवेक्षणों तथा अनुभवों पर आधारित है: अक्षांश की खगोलीय माप और पर्वतों की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की गहनता एवं आकर्षण शक्ति संबंधी अनुभव। अब ये भू संतुलन जो है, इसके बारे में जो एरी एक विद्वान थे, उनके क्या विचार हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण की विसंगति की व्याख्या करते हुए एरी ने बताया कि महाद्वीपीय भाग हल्के से आल से निर्मित हैं एवं दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। उसके अनुसार भूपटल के ऊंचे उठे भाग अधे स्तर में अधिक गहराई तक प्रविष्ट हैं। इस प्रकार से ऊंचे उठे भूभाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से अधे स्तर
को विस्थापित कर देते हैं। फलस्वरूप ऊंचे उठे हुए भूभागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार पाया जाता है। एरी के अनुसार समान स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरीफाई थिकनेस। देखिए, एरी ने यह कहा कि जितने भी स्थलखंड हैं धरातल पर, उनका सबका घनत्व समान है, लेकिन उनकी गहराई में अंतर है। अर्थात जो भूभाग जितने ज़्यादा ऊंचे हैं उतने ही ज़्यादा उनकी गहरी जड़ें हैं। ये कह सकते हैं कि मैदानों की जड़ों से पठारों की जड़ें ज़्यादा गहरी हैं और पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, लेकिन जड़ें भी उनकी सबसे ज़्यादा गहरी हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अधिक स्तर तक कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले पदार्थों को कम मात्रा में विस्थापित करते हैं एवं उनके नीचे अधिक स्तर का घनत्व कम अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद रहता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग एवं निचले भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। आलोचना। एरी ने महाद्वीप एवं महासागरों को समान घनत्व की चट्टानों से निर्मित बताया, जबकि ये दोनों अलग अलग घनत्व की चट्टानों से निर्मित हैं। इनकी आलोचना पर्वतों की जड़ के आधार पर तो असत प्रतीत होती है। अब देखिए, एरी ने जो कहा था कि सभी स्थल रूपों का घनत्व समान है, इसे उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि पर्वत पठार मैदानों का घनत्व में अंतर है। दूसरी बात, उसने ये कहा कि जो भाग जितना ज़्यादा ऊंचा है उसकी उतनी ही गहरी जड़ें हैं। अब हम एक तरफ ये देखें कि पर्वत सबसे ऊंचे भाग हैं, और जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई चोटी है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो उसकी गहराई है वो उतनी ही ज़्यादा है, 9 गुना गहरा है। तो अगर उसका 9 गुना करें तो हम देखेंगे कि नीचे इतनी गहराई में जड़ें होना सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नीचे जा कर के टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। तो एरी का ये मत कि जो प्लावनशीलता में उसने विश्वास किया था, कि तैराव के नियम में विश्वास किया था कि जिस तरीके से बर्फ़ के 1 गुना भाग को ऊपर रहने के लिए उसकी 9 गुना भाग जल में अंदर रहता है, तो उसी प्रकार उसने बताया था कि एक भूखंड ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसका 9 गुना भाग गहरा है। तो ये बात सही प्रतीत नहीं होती। प्राट के विचार। तो ये तो एरी के विचार थे। अब नंबर 2 है प्राट के विचार। प्राट ने हिमालय के गुरुत्वाकर्षण की विसंगति की व्याख्या करते हुए यह बताया कि हिमालय का वास्तविक आकर्षण अनुमानित आकर्षण से इसलिए कम है क्योंकि पर्वत कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित हैं। उनके अनुसार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागर तली की चट्टानों से कम है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब प्राट ने बताया था जो भूखंड जितना ज़्यादा ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा कम है। जैसे सागर तलीय उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जबकि पर्वतों का घनत्व सबसे कम होता है। अर्थात घनत्व एवं गहराई में उल्टा संबंध है, अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। प्राट की धारणा थी कि नीचे एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, जिसके नीचे घनत्व समान रहता है। प्राट का क्षतिपूर्ति तल में विश्वास था। यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरीफाइड डेंसिटी, अर्थात सबकी गहराई समान है लेकिन उनके घनत्व में अंतर है। घनत्व अंतर को हम ये मान सकते हैं कि पर्वतों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों को घनत्व सागर तली से कम है। सबसे ज़्यादा घनत्व सागर तली का पाया जाता है। तो ये आपका प्राट और एरी के विचार थे भूसंतुलन को लेकर के। अब दोनों की हम तुलना करें, प्राट और एरी की तुलना करें, तो हम पाते हैं प्राट एवं एरी के मतों में मूलभूत अंतर यह है, जहाँ एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व एक समान होता है, वहीं उनकी गहराई में अंतर होता है। अर्थात एरी कहता है कि विभिन्न स्तंभों को घनत्व तो समान है, सभी स्थल खंडों का घनत्व समान है, लेकिन उनकी गहराई में अंतर है, उनकी जड़ों की गहराई में अंतर है। जबकि प्राट के अनुसार गहराई समान रहती है लेकिन उनके घनत्व में अंतर है। हैफोर्ड एवं बेबी ने भी भूसंतुलन के संबंध में प्राट से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए।
उपसंहार एवं भूसंतुलन सिद्धांत का महत्व। वर्तमान समय में भूसंतुलन सिद्धांत को एक सिद्धांत ने मानकर एक तथ्य माना जाने लगा है। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वतों की संरचना, पृथ्वी का धरातलीय रूप, महाद्वीपीय उठाव एवं गिराव आदि स्तंभों को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो प्राट का विस्वास क्षतिपूर्ति रेखा में था। इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि जो कंपटीशन परीक्षा है उनकी दृष्टि से। और इसका जो होमवर्क रूप में मैं दे रहा हूँ, आप लिखिए भूसंतुलन या समस्थिति से आप क्या समझते हैं। प्राट एवं एरी के विचारों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। दोबारा लिखिए भूसंतुलन या समस्थिति से आप क्या समझते हैं। प्राट एवं एरी के विचारों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।